हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स का एक रिएक्शन है, मोनोसेक्राइड्स की एक प्रॉपर्टी है। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज द टर्मिनल अल्डिहाइड और कीटो और द टर्मिनल अल्कोहल और बोथ द ग्रुप्स में बी ऑक्सीडाइज्ड। अब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज किया गया है उसकी बेस पे हमारे पास टर्मिनल अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप और टर्मिनल अल्कोहल और दोनों ग्रुप्स ऑक्सीडाइज होते हैं। मतलब कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा तो हमारे पास ये ऑक्सीडाइज होंगे। फॉर इंस्टेंस कंसीडर ग्लूकोज। फॉर इंस्टेंस ग्लूकोज को कंसीडर करते हैं। रिएक्शन नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप CHO to COOH results in the formation of ग्लूकोनिक एसिड। अब इसमें क्या होगा कि CHO जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। एंड सेकेंड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप CH2OH to COOH लीड्स थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। अब इसमें जो टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप होता है CH2OH उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उससे हमारे पास बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। अभी हमारे पास डी ग्लूकोज है और इसमें ये देखें, ये कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो गई तो उससे बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। अब ये देखें, ये कार्बन नंबर 6 है, यहाँ पे हमारे पास ये टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है रिडक्शन। ये भी मोनोसेक्राइड्स का एक रिएक्शन है, मोनोसेक्राइड्स की एक प्रॉपर्टी है। When treated with reducing agents such as sodium amalgam, the aldehyde or keto group of monosaccharide is reduced to corresponding alcohol as indicated by the general formula। इसमें ये बता रहे हैं कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनमें अल्डिहाइड ग्रुप भी होते हैं, कीटो ग्रुप भी होते हैं। तो अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे कि सोडियम अमलगम है तो उसके साथ अगर अल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप को रिएक्ट करेंगे मोनोसेक्राइड्स के तो फिर वो रिड्यूस होके अल्कोहल बनाएंगे एज इंडिकेटेड बाय द जनरल फार्मूला। ये देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसमें ये बताया गया है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक कीटो ग्रुप है और यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर इसमें सोडियम अमलगम ऐड हो जाएगा तो ये रिड्यूस होकर हमारे पास अल्कोहल बनाएगा। द इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स आर गिवन बिलो। डी ग्लूकोज हमारे पास डी सॉर्बिटोल में रिड्यूस हो गया, डी गैलेक्टोज डी डल्किटोल में रिड्यूस हो गया और डी मैनोज डी मैनिटोल में रिड्यूस हो गया, डी फ्रक्टोज डी मैनिटोल प्लस डी सॉर्बिटोल में रिड्यूस हो गया, डी राइबोज जो है डी रिबिटोल में रिड्यूस हो गया। इस तरह हमारे पास ये रिडक्शन होती है कि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट जैसे सोडियम अमलगम से अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप को ट्रीट करते हैं तो ये रिडक्शन होती है। सॉर्बिटोल एंड डल्किटोल व्हेन अक्यूमुलेट इन टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट्स कॉज स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक इफेक्ट्स लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ सेल्स एंड सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस। अगर सॉर्बिटोल और डल्किटोल जो है वो अक्यूमुलेट हो जाए टिश्यूज में लार्ज अमाउंट्स में तो वो क्या करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक इफेक्ट्स कॉज करते हैं जिसकी वजह से जो है वो सेल्स की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो जाती हैं। एग्जांपल कैटरैक्ट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं। जैसे कैटरैक्ट हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं। मैनिटोल इज यूज्ड टू reduce intracranial tension by forced diuresis, increase urine output। मैनिटोल क्लिनिकली यूज की जाती है इंट्राक्रेनियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए फोर्स डायूरेसिस करवा के, मतलब कि ज़्यादा यूरिन की आउटपुट करवा के। अभी हमारे पास ब्लू बॉक्स में बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट्स या फिर क्लिनिकल कोरिलेट्स दी गई हैं। ग्लूकोज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू द मैमल्स एक्सेप्ट रूमिनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स जो है वो ग्लूकोज होता है मैमल्स के लिए, रूमिनेंट्स को छोड़ के। द बल्क ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इज डाइजेस्टेड एंड फाइनली एब्जॉर्ब्ड एज ग्लूकोज इनटू द बॉडी। हम जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में आता है वो स्टार्च की फॉर्म में आता है और फिर वो डाइजेस्ट होता है और फाइनली ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। डेक्सट्रोज ग्लूकोज इन सॉल्यूशन इन डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस। जो ग्लूकोज हमारे पास सॉल्यूशन में होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म में होता है तो हम उसको बोलते हैं डेक्सट्रोज। वो फ्रीक्वेंटली मेडिकल प्रैक्टिस में यूज होता है। फ्रक्टोज इज अबंडेंटली फाउंड इन द सीमेन विच इज यूटिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स फॉर एनर्जी। और फ्रक्टोज जो है वो सीमेन में पाया जाता है मोस्ट अबंडेंटली और फिर स्पर्म्स जो है वो फ्रक्टोज को यूज करते हैं
as a source of energy. Several diseases are associated with carbohydrates. Example: diabetes mellitus, glycogen storage diseases, galactosemia, lactose intolerance. कुछ डिजीजेज हैं जो कि एसोसिएटेड हैं कार्बोहाइड्रेट से। उनमें से एक है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरी हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, गैलेक्टोसीमिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये सारी डिजीजेज अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो या ज़्यादा हो कार्बोहाइड्रेट या कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से ये सारी डिजीजेस होती हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।